प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था, बहुत अरसे से लाहौर के अहबाब से मुलाकात नहीं हुई थी, तो हमने सोचा कि इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और जो कौमी नौइयत के मामलात हैं उस हवाले से भी डिस्कशन हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले तो जो फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ नसीब की हैं उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि 2018 की जो गवर्नमेंट थी उसने जो पाकिस्तान को आइसोलेशन का शिकार किया था, अल्लाह का शुक्र है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की काविश से वो मामला बेहतरी की तरफ गया और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की ना सिर्फ जो मुआशी पॉलिसी है उसकी मुतरफ है, बल्कि उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो दुनिया के ममालिक हैं उनके सरबराहान पाकिस्तान आ भी रहे हैं और जो पाकिस्तान को पजीराई मिली है अल्लाह ताला के फजल से UN जनरल असम्बली के इजलास में, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाशगाफ अल्फाज में पूरी पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा की जज्बात की तर्जुमानी की है, उनकी उमंगों की तर्जुमानी की है कि जब उन्होंने फ़लस्तीन का मुकदमा वहाँ पे लड़ा और बड़े मौसर अंदाज में बड़े ज़ोरदार तरीके से वो मुकदमा लड़ा गया, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी कि हमारे वज़ीर आज़म UN जनरल असम्बली में सब के सामने, जब तमाम दुनिया के ममालिक के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, उनके सामने ना सिर्फ फ़लस्तीन के मुकदमे के हवाले से भरपूर आवाज़ उठाई, बल्कि जब कश्मीर की बात की तो ये कहा कि भारतीय मसाले वहाँ जारी हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि बुरहान वानी की मीरास, बुरहान वानी की लेगेसी जिंदा रहे। तो फ़लस्तीन का कॉज हो, वो कश्मीर का कॉज हो, वज़ीर आज़म इसके अलमबरदार बने और मियाँ शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पे इस कॉज को भरपूर तरीके से वहाँ पे उठाया। अब जब दुनिया के ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं, मरहूम ईरान के सदर जो थे इब्राहिम रईसी, वो पाकिस्तान आए और डिप्लोमेसी में हमने नई जिद्दत देखी कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह उनको वेलकम किया और जिस तरीके से पाक ईरान ताल्लुकात में मजबूती आई। इसी तरह आप सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात देखें कि जो इज़्ज़त हमें मिली और एक और डेलीगेशन उनका आ रहा है और ताउन बढ़ रहा है। अभी मलेशिया के सदर पाकिस्तान से होके गए हैं। ये कोशिश की गई कि जब मलेशिया के सदर यहाँ मौजूद थे तो डी चौक की तरफ मार्च किया जाए। और देखिए, मैं एक चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो वज़ीर आज़म की तकरीर थी उसको ना सिर्फ तमाम मकातिब फ़िक्र ने, तमाम शोबा हाय ज़िंदगी से जो लोग हैं उन्होंने, बल्कि उसके साथ साथ तमाम सियासी जमातों के लोगों ने भी उसको अप्रिशिएट किया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के देखे सोशल मीडिया पे जिन्होंने कहा जी बाकी इख्तलाफ अपनी जगह पे, ये जो फ़लस्तीन और कश्मीर की बात की है, पाकिस्तान के कॉज की बात की, मुस्लिम उम्मा के कॉज की बात की है, हम इसके साथ हैं, बहुत अच्छी बात की है। तो देखिए, ये एक उम्मा की बात है, पाकिस्तानियत की बात है। तो जब कोई बाहर से मेहमान आता है तो वो बाहर से जो मेहमान है वो पाकिस्तान की इज्जत है, वो पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने आता है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने आता है, वो पाकिस्तान की मफाद में अपने मुल्क के साथ तजारत को, सरमायाकारी को बढ़ाने के हवाले से आता है। और अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ मौजूद थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ जो मीट है, गोश्त, हलाल गोश्त की जो बरामद है उस हवाले से बात की और कहा कि हम इसको बढ़ाएंगे $200 मिलियन तक, बल्कि कहा कि चावलों की भी जो यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की जाती है मलेशिया, 1 लाख टन इनिशियली, और फिर उसको मजीद बढ़ाया जाएगा और उसमें जो भी दिक्कत है उसको दूर किया जाएगा। तो दुनिया पाकिस्तान को मान रही है और दुनिया कह रही है कि हम पाकिस्तान के साथ तजारत भी करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। इकोनॉमी के इंडिकेटर जब बेहतर हो रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपके मारूफ एंकर्स हैं जो वीलॉग्स में इस बात का इकरार कर रहे हैं कि महंगाई सिंगल डिजिट में आई है। मैं देख रहा था कामरान खान साहब ने बड़ी अच्छी इस पे बात की, हालांकि वो आपको पता है कि कई दफ़ा हमें ज़्यादा वो क्रिटिसाइज ही करते हैं। आप आलमी जरीदे देख लें, जो मालियाती जरीदे हैं, फाइनेंशियल जर्नल्स हैं, कि ब्लूमबर्ग क्या कहता है। ब्लूमबर्ग कहता है कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है और आपकी स्टॉक मार्केट एशिया की इमर्जिंग तरीन मार्केट्स में से है। अल्लाह ताला का शुक्र है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आते ही इकोनॉमिक पॉलिसी क्लियर की, हम राइट साइजिंग करेंगे, डाउन साइजिंग करेंगे, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ।
गवर्नमेंट का साइज छोटा करेंगे, एक्सपेंडिचर्स को नीचे लेके आएंगे। आपने देखा पीडब्ल्यूडी का करप्ट महकमा कई सौ अरब की लीकेज थी साल की, बंद कर दिया। एफबीआर के अंदर करप्ट अफसरान को साइडलाइन किया, उन्होंने कहा मैं परेड कराऊंगा, करा के दिखाई। सऊदीया कहता है मैन ऑफ एक्शन। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये काम करने वाले वजीर आजम है और पूरी दुनिया इनका काम देखती है। चाइना वापस जाते हैं तो वो कहते हैं ये शेंजन स्पीड और शहबाज स्पीड जो कंपैरिजन हुआ था ये पाकिस्तान स्पीड बन चुका है। तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी की। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, टर्की के प्रेसिडेंट जिन्होंने टर्की की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत अच्छी है, आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, शरह सूद नीचे जा रही है, आपकी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और फिच की रेटिंग्स हों, मूडीज की रेटिंग्स हों, वो इंप्रूव कर रही हैं। एक्सपोर्ट 14% ऊपर चली गई है। महंगाई का सिंगल डिजिट में आना देखिए, ये किसी मोजे से कम नहीं है। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग की, एफबीआर की डिजिटाइजेशन की, 1 रुपया गवर्नमेंट का नहीं लगा। मैकेंजी कॉर्पोरेशन हायर हुआ, मलिंडा गेट्स फाउंडेशन की फंडिंग आई और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। पीआईए का मामला चल रहा है, बाकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन चल रही है। तो जब राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग की बात की, एफबीआर की डिजिटाइजेशन की बात की, प्राइवेटाइजेशन की बात की, टैक्स नेट को एक्सपैंड करने की बात की, फाइलर्स बड़े हैं। एफबीआर के फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई है और जितने लोग फाइलर बनेंगे, अपने आप को एफबीआर के साथ रजिस्टर करेंगे, उतना इस मुल्क का भला होगा। तो इकोनॉमिक पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने विजन दिया था उस पर अमल दरामद शुरू हुआ तो पूरी दुनिया ने तारीफ की कि आपकी इकोनॉमी जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, हालात बेहतर हो रहे हैं। और ये देखिए डिफॉल्ट के दहाने से बचा के लाए थे इकोनॉमी को। और मैं इकोनॉमी की तमहीद क्यों बांध रहा हूं आपको भी बताऊंगा 1 मिनट के अंदर। डिफॉल्ट से तब बचाया, पेरिस की डिसाइसिव मीटिंग की, इस दफा एमडी आईएमएफ आई तो उन्होंने कहा कि आप ना होते तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर गया होता। अब देखिए ना, अगर एमडी आईएमएफ ये बात कर रही हैं या वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं अजय बंगा वो कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत अच्छी है और आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उससे आपकी आवाम का भी भला हुआ है, बिजली में सब्सिडी दी। अब अशियाए खुर्दनोश आप देखें, आटा पिछले साल 160 पे था, 180 पे था, अब 60 के ऊपर, सॉरी 160 पे था, 80 के ऊपर आ गया है। पेट्रोल आप देखिए कि वो 320 से 239 के ऊपर आया और उसमें मजीद कमी की जा रही है। 5 दफा पेट्रोल की कीमत कम की है। एक तरफ ये इकोनॉमिक पॉलिसी का पाथवे है, तरक्की का पाथवे है, एक विजन है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला किसी वक्त G20 के अंदर पहुंचेगा, यहां के लोग खुशहाल होंगे, महंगाई का खात्मा होगा, गुर्बत इफलास का खात्मा होगा। और एक तरफ जो है वो इंतशार है, तशद्दुद है, और एक तरफ बिल्कुल तबाही और बर्बादी का मंजर है, वो है खैबर पख्तूनख्वा का सूबा। अब ये क्यों किए जा रहे हैं धरने या ये मार्चेस क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। इनको मरोड़ उठ रहे हैं, इनको रात को नींद नहीं आती। लोगों को जब नींद नहीं आती पाकिस्तान के हालात जब बुरे हों, इनको नींद नहीं आती जब पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल उलट सोच है। हम परेशान होते थे पूरी टीम वजीर आजम की कि खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट किया, वजीर आजम कहते थे यार मुझे रातों को नींद नहीं आती है, परेशानी है इस मुल्क की, इस मुल्क को कौम की। इधर परेशानी क्या है कि मुल्क तरक्की ना कर जाए। मुल्क तरक्की कर गया तो हमारे पल्ले क्या रहेगा? क्योंकि हमारा बयानिया तो फौज के खिलाफ है, हमारा बयानिया तो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है, हमारा बयानिया तो आर्मी चीफ के खिलाफ है। हम तो बाहर जाके दूसरे मुल्कों के अंदर अपने मुल्क के खिलाफ लॉबी करते हैं। वो शेर है ना परवीन शाकिर का कि तोहमत लगा कि मां पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को तो मैं कहता हूं डर जाना चाहिए। डरने का मकाम है और ख्वाहिश नहीं करूंगा। मगर बात यह है कि यार आप इसमें हिस्सा डालें। आपको किसने मना किया है कि जब महंगाई कम हुई है 6.9 के ऊपर आई है, आपको किसने मना किया है कि आप केपी में जाके ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ, जिस तरह पंजाब में एक्शन हो रहा है, आप करें ना, अड्डे बंद करें, ट्रांसपोर्टर्स की बसें बंद करें, कहें कि फ्यूल प्राइस 5 दफा कम हुई है, केपी के अवाम डिजर्व करते हैं कि किराया कम हो, आप करें। आप कहें कि पीकेएलआई लाहौर में बना था, मैं बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इससे दुगना बड़ा और अच्छा अस्पताल बनाऊंगा। आप लेडी रीडिंग हॉस्पिटल को नहीं रिवैम्प कर सके। आप कहें कि दानिश स्कूल बने थे, मैं खैबर पख्तूनख्वा के हर डिवीजन के ऊपर जाके अच्छे स्कूल बनाऊंगा। ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना अस्पताल है, ना यूनिवर्सिटियां हैं। ना आपने पिछले 12.5 साल में अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम किया। तकलीफ आपको ये हो रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर क्यों हो रही है? जैसी इकॉनमी बेहतर हुई है, ये वही काम है जो 2013 में किया गया था।
हमारा क्या तर्ज अमल था कि नवाज शरीफ साहब घर जाते हैं बनी गाला और कहते हैं कि मिल के मुल्क की खिदमत करेंगे, 14 में धरने शुरू हो जाते हैं। पता है चीनी सदर आ रहा है, पता है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पे चीनी क़यादत का ट्रस्ट है। क्या करते हैं? धरना करते हैं और कहते हैं कि चीन के सदर को नहीं आने देंगे, सैबोटाज करेंगे। चीन के सदर का दौरा डिले हुआ, कई माह डिले हुआ। पाकिस्तान की अवाम के लिए जो तोहफा उन्होंने देना था 64 अरब डॉलर का, वो ताखीर से आया। सीपैक ताखीर से शुरू हुआ, मगर फिर भी अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ ने डिलीवर किया, बिजली के मंसूबे लगा के दिए, लोड शेडिंग का खात्मा किया, मोटरवेज बनी, नवाज शरीफ साहब ने मोटरवेज बनाई, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को फरोग मिला और सीपैक तेजी से आगे बढ़ा। तब भी तकलीफ थी, तब रोज साजिश की जाती थी, रोज धरने किए जाते थे, रोज मुजाहरे किए जाते थे। और रेड जोन के अंदर धरने का मकसद एक ही होता है, कारे सरकार को मफलूज करना, कि ना पीएम ऑफिस चले, ना प्रेसिडेंट हाउस चले, ना पाक सेक्रेटेरिएट चले, ना फाइलें मूव हो, ना मुल्क के अंदर तरक्की हो, ना मंसूबे लगें। अभी भी यही मकसद है। मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल क्लियर आपको बता दूं, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वह एससीओ को सैबोटाज करे। यह हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के लिए एक एजाज है, पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात है कि कई दहाइयों बाद 12 मुल्कों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद को सजाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर खुद मीटिंग्स ले रहे हैं, देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन कैसे हो रही है। जो पाकिस्तान आए बाहर से, पाकिस्तान का अच्छा इमेज लेके जाए, पाकिस्तान के बारे में अच्छी सोच लेके जाए, पाकिस्तान के बारे में अपने मुल्क में कहे कि पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान से ट्रेड बढ़ाएंगे, पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान के पोटेंशियल को हम मानते हैं। ये हमारी कोशिश है, ये हम पाकिस्तान उनको दिखाना चाहते हैं। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, हमारे जो मलेशिया से टूरिस्ट आते हैं 3 गुना उनकी तादाद बढ़ चुकी है। जो स्कर्दू जाते हैं, गिलगित जाते हैं, हुंजा जाते हैं, ताबाद लेक को देखते हैं, 3 गुना उनकी तादाद बढ़ चुकी है। आपकी बड़ी खूबसूरती है पाकिस्तान के अंदर, तो हमें खुशी होती है। तो ये जो एससीओ को सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है ना, जिस तरह 2014 में धरने देके की गई थी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से रेड जोन के करीब किसी को नहीं फड़कने देंगे। एससीओ एज प्लान चलेगी, अच्छे तरीके से चलेगी, पुरअमन तरीके से चलेगी, खुश असलूबी से चलेगी। ये तो समझ आती है कि इनको तकलीफ बहुत है कि पाकिस्तान तरक्की क्यों कर रहा है, इकॉनमी बेहतर क्यों हो रही है। भैया आपके दौर में 30% महंगाई थी, आपके दौर में एक मंसूबा नहीं लगा था, आपके दौर में इकोनॉमिक इंडिकेटर जो 2018 के एंड पे 4% महंगाई थी और ग्रोथ 6% थी। आपने 4 साल में तबाही कर दी। वो पिंकी, गोगी और कप्तान, जो मैं कहता होता लूट के खा गए पाकिस्तान, वो पूरा एक इरादा था उनका बैठ के। आज उस्मान बुज़दार का नाम कोई नहीं लेता पंजाब में, किसी को याद नहीं है। अच्छा आदमी, शरीफ आदमी। मगर देखें, शराफत और कैपेसिटी में फर्क है। आप में से बहुत सारे लोगों ने यहां पे शहबाज शरीफ साहब का टेन्योर भी देखा, आपने परवेज इलाही साहब का टेन्योर भी देखा, आपने बुज़दार साहब का टेन्योर भी देखा, मैडम मरियम का भी टेन्योर देख रहे हैं। जो काम करता है वो नजर आता है। बुज़दार साहब को पंजाब पे मुसल्लत किया गया था कमाई के लिए, पंजाब की आवाम को लूटा गया, अब खैबर पख्तूनख्वा में वो काम कर रहे हैं। उधर बुज़दार दोम जो है, ये वसीम अकरम प्लस था, वहां पे वसीम अकरम प्लस 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 लगा दिया गया है। और वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ बड़के मारता है, सरकारी असला इस्तेमाल कर रहा है फेडरेशन के खिलाफ, सरकारी मशीनरी है, सरकारी टीयर गैस आई हुई है, केपी की पुलिस टीयर गैस लेके आई है। इस अवाम के टैक्स के पैसे के करोड़ों रुपए, कई करोड़ जो हैं वो पेट्रोल पे खर्च हो चुके हैं तमाम धरनों के ऊपर। सरकारी गाड़ियां हैं, इनके जलसों में जो इनकी प्राइवेट गाड़ियां, उनका तेल भी सरकार डलवा के देती है खैबर पख्तूनख्वा का। एक मंसूबा नहीं है वहां पे लगा। महंगाई पूरे मुल्क में कम हो रही, वहां कम नहीं हो रही क्योंकि तवज्जो ही नहीं है। वो सारा वक्त धरनों पे लगा हुआ है, अपने लीडर को खुश करने पे लगा हुआ है। तो ये समझ आती है कि तकलीफ तो ये है कि मुल्क तरक्की क्यों कर रहा है। कल इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने इन्वाइट किया अपने धरने पे आने के लिए। एससीओ के और मुल्क भी हैं, पता नहीं बाकी मुल्कों को क्यों नहीं इन्विटेशन दिया, एक ही मुल्क को इन्विटेशन क्यों दिया है। बैरिस्टर सैफ साहब ने कल एक टॉक शो में कहा कि हम जयशंकर साहब को इन्वाइट करते हैं कि हमारे धरनों पे और हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर आए। तो बाकी भी ममालिक आ रहे हैं एससीओ के ऊपर, उनको भी दावत दे देते। और एससीओ का इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल पुरअमन और बड़ी बेहतरीन तरीके से चलेगी, उसके अरेंजमेंट भी कर रहे हैं।
ये जो एक ही मुल्क को दावत देते हैं ना, मुझे बता दें इस धरने का मकसद क्या है? क्या कोई डिमांड सामने आई है कि महंगाई और कम करो, इकॉनमी को और बेहतर करो? उधर दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द चढ़ाई कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये कंटेनर लेके जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। किसी को ना कानून में हाथ लेने की इजाजत, कानून को हाथ में लेने की इजाजत है, ना किसी को ये इजाजत देंगे कि रेड जोन के करीब कोई फड़के अमन अमान खराब करे। ये हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। फौज भी आ गई है वहां पे, रेंजर्स भी डिप्लॉयड है, और ये एससीओ बड़े अच्छे तरीके से जाएगी और इस पे भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे और इसको साबोटाज नहीं होने देंगे। ये तो क्लैरिटी है। मगर ये मुतालबा क्या है? होता है ना कि जी हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, ये 4 मुतालबे हैं, एनआरओ की कोशिश है, ये हमें पता है। भाई अदालतों के अंदर केस है, जाओ अदालतों में जाके आर्ग्यू करो, लीडर को छोड़ दें, लीडर को छोड़ दे, फिर कभी हमारे से बात कर लो, हम बात करना चाहते हैं। किसी को मुतालबात नहीं पता, किसी को इस धरने का मकसद नहीं पता। मकसद वही है जो 9 मई को था। और ऐसे डरपोक हैं, ऐसे बुजदिल हैं। इधर आप लोगों ने देखा अपोजिशन के अंदर, हमें तो दीवार में चुनवा दिया था इन लोगों ने। किसी ने उफ तक नहीं की। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की वालदा की मैयत पड़ी थी और जज कह रहा था जरा करनी है। आपको याद होगा वो जज साहब, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 2 के जज साहब ने कहा जी मैंने जरा करनी है, फिर वो बाद में देखेंगे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरी एहलिया से आखिर मेरी बात करा दो बिस्तरे मर्ग पे, कहते हैं जी नहीं बात नहीं हो सकती। इधर उंगली लगती है तो ऊ आ ई निकलता है मुंह से। मतलब यार क्या हो गया है? कोई थोड़ा सा हिम्मत करो, हौसला करो। ये तो मुझे लगता है वो जो क्रीमें नहीं होती जिसमें बैक एक उसमें से ऊ आ वाली आवाजें आती, ये तो उसके कोई इश्तहार बन के रह गए हैं इस मुल्क के अंदर। हमें पकड़ लिया, मुझे धक्का लग गया, मैं गिर गया, मेरी गाड़ी का जो है वो दरवाजे पे डेंट पड़ गया। यार खुदा का खौफ करो, हो क्या गया आप लोगों को? थोड़ा हौसला पकड़ो, थोड़ी हिम्मत पकड़ो। 9 मई पूरी चढ़ाई करके गए तीनों बहनें, अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान, कोर कमांडर हाउस के बाहर। भांजा साहब ने वर्दी लटकाई हुई है डंडे के ऊपर। हम नहीं थे, हम नहीं थे, हम नहीं थे, कोई और था। ओ भाई गए हो, मानो इस बात को। जब तीनों बहनें मौजूद हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई की, भांजा मौजूद है, एक रहनुमा चौकड़ी मार के गाड़ी के छत पे बैठ के कह रही है हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। इधर 2 खवातीन है, वो कह रही हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे। लीडर कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ना बहनों से मेरा ताल्लुक है, ना भांजे से, ना यास्मीन राशिद से, ना महमूद रशीद से। आग लगा के जब थोड़ा सा डंडा चला है, तो बस ये डंडा को कहते हैं ना बिगड़ों तिगड़ों का पीर है, तो ये फौरी डंडा देख के टेंशन हो जाते हैं, यूं सीधे हम नहीं थे। ओ भाई आपकी फुटेज है, आप मौजूद हैं, आपकी तकरीरें हैं। बुजदिल, इतना सा दिल है। सारे लोगों को जेल में बंद किया, खुद प्रेसिडेंशियल स्वीट में बैठा है, साइकिल भी मिली हुई है एक्सरसाइज वाली, देसी मुर्गी भी आ रही है, खाना भी आ रहा है, वॉकिंग गैलरी भी मिली हुई है। आप कह रहे डंबल दो, मैंने डोले भी बनाने हैं। भाई आपको अंदर फिर दीवार भी बना देते हैं कि शाम को बाहर आ जाया करें, उसमें दरवाजा लगा देते हैं, शाम को बाहर आए, सुबह फिर वापस आ गए। आप बाहर घूम फिर आया करें, पार्टी शार्टी कर लिया करें, जो आप बहुत शिद्दत से आपको मिस होता होगा, आप बड़े शौकीन आदमी हैं। तो ये इस मुल्क की तबाही बर्बादी करने में आईएमएफ को लेटर क्यों लिखे गए थे? इसलिए लिखे गए थे कि ये मुल्क को बर्बाद करना चाहते थे, डिफॉल्ट कराना चाहते थे। आईएमएफ को जो लेटर लिखे और कहे कि पाकिस्तान को इमदाद मत करना, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट मत करना, जो 9 मई को फौज पे हमले कर दे, शोहदा की यादगारों को मस्मार कर दे, जो पाकिस्तान के खिलाफ बाहर की लॉबियों को। मुझे ये बता दें, जैक गोल्डस्मिथ साहब का एक ट्वीट आया इजराइल के हक में पिछले दिनों। कासिम और सुलेमान के मामू हैं, कासिम खान और सुलेमान साहब के सगे मामू हैं जैक गोल्डस्मिथ। आप जानते हैं जैक गोल्डस्मिथ को? लंदन के मेयर का इलेक्शन लड़ा था, खान साहब उनकी कैंपेन चलाने गए थे। खान साहब के बच्चों के सगे मामू हैं। हमने उस पर एहतजाज किया कि जैक गोल्डस्मिथ ये कह रहा है कि इजराइल जो है वो आखिरी जंग लड़ रहा है और इजराइल जो है वो इजराइल विल प्रिवेल, इजराइल जो है वो अपना मकाम हासिल करके रहेगा, इजराइल कामयाब होगा। इजराइल के लिए दुआएं कर रहे हैं कासिम और सुलेमान के मामू। एक बंदा बता दें पीटीआई का जिसने मजम्मत की उस ट्वीट की और कहा ये जैक गोल्डस्मिथ गलत कह रहे हैं? कह ही नहीं सकते। ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का हिस्सा है, ये तो उस लॉबी का हिस्सा है। इस लॉबी ने हमेशा इनको प्रमोट किया है। कासिम और सुलेमान के मामू जो है वो क्यों उसके मामू हैं? वो इसलिए मामू हैं कि पूरी फंडिंग हर चीज वहां से आती है इनकी। हमने जैक गोल्डस्मिथ की उस ट्वीट को भरपूर उसकी मजम्मत की। इनके एक बंदे में जरूरत नहीं थी कि कहता कि जैक गोल्डस्मिथ गलत कह रहा है, फलस्तीन इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा।
हम फ़लस्तीन के कॉज के साथ हैं, फ़लस्तीन की इनको फिक्र नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कल जमात इस्लामी के साथ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ एक APC बुलाने का ऐलान किया है। 7 अक्टूबर हम मनाएंगे यौम इज़हार यकजहती फ़लस्तीन मनाएंगे। यौम इज़हार यकजहती फ़लस्तीन मनाने जा रहे हैं 7 अक्टूबर को। पूरे मुल्क में सेमिनार्स होंगे, वॉक्स होंगी, मुजाहरे होंगे, आपस में हम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे, पॉडकास्ट भी करेंगे, डिजिटल मीडिया पे भी इसको लेके जाएंगे फ़लस्तीन के लिए। ये जैक गोल्डस्मिथ की एक ट्वीट की मजम्मत नहीं कर सके। जयशंकर को कह रहे हैं कि आके हमारे से खिताब करें। भाई बाकी ममालिक कहां गए? अब यहां जैक गोल्डस्मिथ की बात आती है। मैंने किसी से पूछा कि ये जो था ना, हम कोई गुलाम हैं कि मान जाएं, और एब्सोल्युटली नॉट। मुझे ये बता दें कि ये बानी चेयरमैन PTI ने एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा था, किस बात पर कहा था, किस मौके पर कहा था, किस मकाम पर कहा था? कोई एक बंदा आप में से मुझे बता दे। आप बड़े जय्यद साफी हैं सारे। कोई एक बंदा मुझे बता दे कि जी अमेरिका ने ये चीज मांगी थी जिस पे खान साहब ने कहा नहीं जी एब्सोल्युटली नॉट। उसका कोई दस्तावेज, कोई डिमांड, पूरी कौम को बेवकूफ बना दिया, एक बयानी के पीछे लगा दिया, रियासत मदीना का नाम लेते रहे, साथ मुल्क को लूटते रहे। इधर कहते रहे अमेरिकी साजिश। अब अमेरिका में कांग्रेसमैन के हाथ जोड़े, हमारे खुदा का वास्ता माई बाप हमारे लिए लेटर लिख दो, हमारे लिए करारदाद मंजूर कर दो। वहां पे पूरी पूरी लॉबीज बनाई हुई है। और भाई अगर गुलामी ना मंजूर है तो फिर वहां पे क्यों तरले ले रहे हो, क्यों मिन्नत कर रहे हो? और एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और लोगों ने मान लिया। बता दे किसने कहा था, किसको कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था। इसी तरह ये बेहंगम धरना है। IMF को लेटर लिखो, मुल्क को साबोटाज करो, मुल्क को डिफॉल्ट करो, हमले कर दो फौज के ऊपर, एनआरकी फैला दो, आग लगा दो। ये एजेंडा है। और तकलीफ ये है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, SCO भी होगी, पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, महंगाई में मजीद कमी भी होगी, पाकिस्तान के अवाम भी खुशहाल होंगे। और तहरीक इंतशार का मैं पहले भी कह चुका हूं कि तहरीक इंतशार का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए मौकफ बिल्कुल क्लियर है। आइन को रीराइट किया गया था, उस वक्त बंदियाली कोर्ट ने उसको रीराइट किया था। 63A में होता क्या है? 63A ये कहता है कि अगर आप पार्लिमानी लीडर की और पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट देंगे तो आप डीसीट होंगे। अब बंदा वोट डाल रहा है, वोट गिनती में शुमार नहीं हो रहा, यानी आप कह रहे हैं कि जुर्म भी नहीं हुआ, जुर्म की तासीर भी नहीं हुई, मगर सजा आपको जुर्म की मिल रही है। आइन की मंशा तो ये नहीं थी, और किसी ने ये इजाजत नहीं दी कि आप आइन को रीराइट करें। आइन को रीराइट करने का आपको किसने कहा है? वो पार्लिमान कर सकती है, पार्लिमान की बालादस्ती है। 63A के तहत आइन की जो मंशा है वो क्लियर हुई है। आइन को जो रीराइट किया गया था, एक गलत इकदाम था सुप्रीम कोर्ट का, उसको रिवर्स किया गया है और अब आइन बिल्कुल क्लियर है। तो हम समझते हैं कि ये देखिए बात ये है कि आज जो मौजू है मैं उस हवाले से बात करूंगा। बाकी रूटीन की चीज़ें चल रही हैं। आपको कहीं कोई अर्जेंसी कोई हमारी तरफ से नजर आई है कि हम बहुत जल्दी जो है इस तरफ बढ़े? हम ठीक है अपना काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में, एक एक करके। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक बयान जारी कर चुकी है और उन्होंने इजरायली जारियत के हवाले से, लबनान में जो मामलात हैं उस हवाले से अपना क्लियर स्टांस लिया है। पाकिस्तान ने इमदादी सामान भी भिजवाया है, लबनान में भी और फ़लस्तीन में भी, और इमदादी सामान की तरसील भी इंशाल्लाह ताला जारी रहेगी। तो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस इस पर अपनी क्लियर बात कर चुका है और प्राइम मिनिस्टर भी बड़ी क्लियर बात कर चुके हैं। उस पर फॉरेन ऑफिस पे बात कर लेगा, वो मोफा स्पोक्स पर्सन करेंगे। देखिए मैं जहां भी गया हूं, आज से 2 साल पहले लोग हर तरह के कोशिश करते थे कि पाकिस्तान से जो भी आए सिवाय उनके अपने लोगों के, वो उनको तज़हीक करें, उनकी तौहीन करें। मुझे बहुत सारे PTI के लोग भी मिले और उन्होंने कहा जी आप इकॉनमी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में भी, लंदन में भी। और पाकिस्तानियों ने आके हमारी बड़ी इज्जत की और बड़ा एहतराम से हमारे साथ पेश आए। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत कमी कल्ट में आई है। और वो मुजाहरा एक सुना था कि हो रहा है,
मैं बड़ा घुमा के कहीं मुझे नजर आ जाए, वो 10 ब्लॉक दूर 15 बंदे प्ले कार्ड लेके मरे हुए बेचारे, सुस्त, सुबह आंखें मल के उठे हुए, वो दोपहर को उठते हैं ना, शाम को उनकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बिल्कुल ही बाहर जो है ना वो ये कल टूट भी रहा है, बुखार भी कम हुआ है और लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, तो हमें पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। देखिए बात ये है, ये शौकत बसरा के पहला बयान तो नहीं है, वो तो रोज़ ऐसे बयान देता है जिसको शाम को खुद उठ के कहता है ये तो मैंने गलत कर दिया। तो मैं ऐसे बयानात को सीरियसली नहीं लेता, उनके पास पार्टी का ख़ास हुदा भी नहीं है। तो अडियाला का 15 दिन का, 40 दिन का, 50 दिन का पता नहीं नोटिस देते हैं, बार बार हम जा रहे हैं, हम जेल खुलवा लेंगे। तो अली अमीन गंडापुर भी गैर संजीदा आदमी है, ये भी गैर संजीदा आदमी है जो ये बात कर रहा है बसरा। तो मैं नहीं समझता कि इनको रेड जोन के करीब आने की इजाज़त दी जाएगी या कहीं अडियाला के करीब जाने की इजाज़त दी जाएगी। ये जैसे पहले कहा, ये अपने सूबे की खिदमत करें, जाके लोगों के मसाइल को हल करें। ये रोज़ जो लश्कर कशी है, ये सिर्फ पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, इनको इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। देखिए आज लाहौर की भी कॉल दी गई थी और इनका इरादा था कि लाहौर में भी ये जगह जगह पे जलाओ घिराव करेंगे, आग लगाएंगे। पुरअमन लोग तो है नहीं, इधर आपको याद है कि 180 पे भी हमला हो चुका, यहाँ पे भी जलाओ घिराव हुआ था। तो हिफाजती तदाबीर ली जा रही हैं, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन इस पर भरपूर काम कर रही है। तो लाहौर को भी सेफ सिक्योर किया जाएगा। किसी को इजाज़त नहीं है कि वो आके आग लगाए या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाए। हमारी जिम्मेदारी है जो भी हमारा शहर है उसको सेफ रखना, उसको महफूज रखना। तो हम इंशाल्लाह ताला उसके लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि वो सूबे के वज़ीर आला हैं और उनको चाहिए कि होश के नाखून लें, और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो चल पड़े हैं, ये आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी कि यहाँ पे महंगाई का खात्मा नहीं हो रहा, दहशत गर्दी का तदारक नहीं हो रहा, यहाँ पे लोग जो हैं वो बुरी तरह पिस रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर के साथ मैं आने वाले दिनों में बहुत बुरा सलूक देख रहा हूँ कि उनके सूबे के अवाम उनके साथ करने जा रहे हैं। कानूनी तौर पर जो मुकदमात कायम हुए हैं उन पर भी पैरवी की जाएगी, मगर अभी भी हम उनको कहेंगे कि होश के नाखुन लें और पाकिस्तान के खिलाफ ये महाज ना खड़ा करें। देखिए पॉलिटिकल वे आउट तो तब होता है ना जब कोई कमेटी हो बातचीत करने के लिए। हाँ बैकडोर राब्ते उनके हैं, वज़ीर दाखिला ने सुबह कहा कि वो इस सूबे के वज़ीर आला हैं, हुकूमत के साथ वो राब्ता करते रहते हैं, मगर कोई ना डिमांड सामने आई है, ना उन्होंने को कहा है कि जी फ़लाँ कमेटी है बातचीत के लिए, ना उन्होंने बातचीत का कोई इजहार किया है। वो सिर्फ हमला करना चाहते हैं, तो हमले को तो पसपा किया जाता है, बातचीत नहीं की जाती। देखिए बात यह है कि मैं केपी के ऑफिशियल्स को ये कहूँगा जो वहाँ पे अफसरान हैं कि आइन आपको ये कहता है कि आप फेडरेशन के भी नुमाइंदे हैं, सूबों और वफाक के दरमियान रिलेशन भी आइडियल रहने चाहिए। तो आप सरकारी वसाइल के इस्तेमाल को रोकें, जो वहाँ से सरकारी टीयर गैस आई है, सरकारी पेट्रोल, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी अफसरान, जो सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल है, मैं वहाँ के अफसरान को कहूँगा आप रोकें और आप इसमें बिल्कुल कोई गैर कानूनी काम ना करें। कल को इन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो इन गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। देखिए उस पे दीगर कानूनी ऑप्शन भी हैं, उन पे गौर हो रहा है। देखिए इसका बड़ा बेसिक जवाब है। एक मजहबी जमात के साथ मिलके पार्लियामेंट का गेट तोड़ के कब्रें हमने कभी नहीं खोदी। हमने पीटीवी का पूरा इदारा जला के उसको राख नहीं किया, पीटीवी पे हमला नहीं किया। हमने असमतुल्लाह जुनेजो नामी एसएसपी को वर्दी समेत मारा नहीं। हमने कील डंडे गुलेलों से हमला नहीं किया।
हमने 9 मई के हमले नहीं किए, फौज की तनसीबात को जलाया नहीं, शुहदा की यादगारों को मसमार नहीं किया। ये पुरतशद्दद लोग हैं, आपके चैनल दिखा रहे हैं गुलेले पकड़ी हुई साथ विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। तो जब गुलेलों से लेस, आंसू गैस से लेस, असले से लेस आएंगे, पुलिस पर फायरिंग करेंगे, इंटेंशन क्लियर है कि हमने पुरअमन नहीं रहना। पुरअमन एहतजाज जो भी करना चाहे पाकिस्तान में कर सकता है, मगर ये इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप गुलेलों से लेस, असले से लेस आएँ और एहतजाज करें। लास्ट क्वेश्चन। खुदा ना खास्ता आपके घर पे एक दफ़ा हमला हो जाए, आरिफ मलिक साहब आपके घर पे हमला कर दें, आपके साथ बैठे हैं, और उसके बाद ये अगली दफ़ा आपसे इजाज़त मांगे कि मैं जनाब आपके घर के बाहर एहतजाज कर सकता हूँ, तो आप ऑब्वियसली उन्हें कहेंगे कि भाई मेरे घर के बाहर ना करो, ये अदनान शेख के घर से 200 फीट दूर कर लो, या उधर से कोई गोदल साहब के घर से कोई 100 फीट दूर कर लो, क्योंकि पहले तो मेरे घर पे हमला कर चुके हो। तो इसलिए बैठ के टर्म्स तय कर लो कि इसमें गुलेले नहीं होंगी, असला नहीं होगा, फलां लोकेशन होगी, फलां इसका तरीक़ेकार होगा, फलां SOPs होंगे, तो फिर तो चले बात समझ में आती है। एक शख्स हमला करने आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं ठोक दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं जलाओ घेराव करूंगा। हम उन्हें क्या आए जनाब, बिस्मिल्लाह आए, आग लगाएं। कहाँ लगाना चाहते हैं आप? ग्रीन बेल्ट पे लगाना चाहते हैं, हमारे सदर को लगाना चाहते हैं, वज़ीर आज़म हाउस को लगाना चाहते हैं, कहाँ आग लगाएंगे? आइए हम आपको माचिस भी देते हैं, आपको हम तेल भी प्रोवाइड करते हैं। बात यह है कि पुरअमन होने की गारंटी ली जाती है, जगह तय की जाती है, टाइम का तयन किया जाता है, रूट का तयन किया जाता है। लास्ट टाइम भी इनसे रूट तय हुआ संगजानी का, इन्होंने फिर भी पुलिस पे पथराव किया। तो जो लोग पुरअमन नहीं रह सकते और हमारे साथ बैठ के किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकते, उनको क्यों कर इजाजत दी जाए और किस बात की इजाजत दी जाए? लास्ट टाइम देखिए, बात यह है कि राब्ते तो अली मीन गंडापुर के साथ हमेशा रहे हैं और उन्होंने हमेशा मुआहदा करके उसकी खिलाफ वर्जी भी की है। तय कुछ और होता है, वो करते कुछ और हैं। तो जब मुल्क की इकॉनमी अच्छाई की तरफ जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है, SCO समिट हो रही है, सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, बाहर के मुल्क से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, उस मौके पे जलाओ घेराव करना, ये तासुर देना कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान सिक्योर नहीं है, यहाँ मत आइए, ये मुल्क दुश्मनी है। और मुल्क दुश्मनी के हवाले से स्टेट की रेट इसी तरह कायम की जाती है कि फौज भी तलब कर ली गई है, रेंजर्स भी डिप्लॉयड है, सील भी किया गया है रेड जोन को, और ये तमाम कॉन्फ्रेंसेस, डेलीगेशंस बाहिफाजत आएंगे, ये तमाम मामलात होंगे और वो बखैरियत वापस जाएंगे। किसी को कानून में हाथ में लेने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।